दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकवादी डॉक्टर उमर नबी के नए वीडियो ने अब सनसनी फैला दी है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो इस आतंकवादी उमर ने ब्लास्ट से कुछ दिन पहले बनाया था और इसमें वो फिदाइन अटैक के बारे में बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि आतंकी उमर पहले से फिदाइन हमले की प्लानिंग कर रहा था। वीडियो में वो फर्राटेदार अंग्रेजी में सुसाइड बॉम्बिंग को जायज ठहराता दिखा। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die. उमर इस वीडियो में अकेला नजर आ रहा है और उसकी टी शर्ट में लैपल लगा है। वीडियो में उमर की फिदाइन थ्योरी भी सामने आई है, जिसमें वो सुसाइड बॉम्बिंग को इस्लाम में शहादत बता रहा है। शहादत अभियान वो होता है जिसमें व्यक्ति ये मान लेता है कि उसकी मौत किसी खास जगह और समय पर होगी, तो वो एक खतरनाक मानसिक अवस्था में पहुंच जाता है और वो मानने लगता है कि मौत ही उसका अंतिम लक्ष्य है। लेकिन सवाल ये है कि अंग्रेजी वाली तकरीर में उमर के टारगेट पर कौन है? साफ है कि ये मैसेज पढ़े लिखे मुस्लिमों के लिए है और वो अपनी तरह व्हाइट टेरर मॉड्यूल में और डॉक्टरों को जोड़ना चाहता था। सुरक्षा एजेंसियों को ये वीडियो जसीर, बिलाल और आमिर के पास से मिला है। ऐसे में आतंकी उमर धमाके से पहले की हर एक्टिविटी को एजेंसियां खंगाल रही है ताकि उसके पूरे टेरर प्लान को डिकोड किया जा सके। और दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। डेड ड्रॉप के जरिए होती थी ये बातचीत, सीधे संपर्क में आए बिना मैसेजिंग। सामान्य निगरानी से बचना आसान होता है इस तरीके से अगर बात की जाए। पाकिस्तानी हैंडलर्स के इस्तेमाल का भी शक इस समय सुरक्षा एजेंसियों को मिल रहा है। प्रीति श्रीवास्तव, प्रीति क्या अपडेट है इस खबर पर? देखिए, जिस तरीके से ये जो आतंकी हैं, चाहे डॉक्टर शाहीन हो, चाहे डॉक्टर परवेज़ हो या मुजम्मिल हो, ये सभी लोग इस तरीके से चीज़ों का यूज़ करते थे जिससे कि सुरक्षा एजेंसियां इनको ट्रेस ना कर पाए। और इसी को लेकर जो पाकिस्तानी हैंडलर है उससे भी ये लोग जो व्हाट्सएप पे और जो चैट जो एक दूसरे को देते थे, तो वो इस तरीके से करते थे जिससे कि जो एजेंसियाँ हैं वो उनको ट्रेस ना कर पाए। और यही कारण है कि कई सारी जो एजेंसियाँ हैं वो इसको ट्रेस करने में लगी हुई थी। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज़ जिस तरीके से आपस में चैट करते थे, जिनके चैट बॉक्स से कई बड़े खुलासे हुए और किस तरीके से वो आगे की पूरी रणनीति बना रहे थे, किस तरीके से प्लानिंग कर रहे थे, जिस तरीके से अयोध्या को लेकर भी अलर्ट था। और जो डॉक्टर शाहीन का जो भाई था डॉक्टर परवेज़, वो अयोध्या रहा था 1.5 महीने, और जब वो 1.5 महीने अयोध्या रहा था तो उसने भी इसी तरीके से जो चैट बॉक्स है उससे बातचीत की थी और उसमें कई अहम जो चीज़ें थी वो निकल के सामने आई थी। कई मैसेजेस देने की कोशिश की गई थी, कई सारे मैसेज जो है वो दिए गए थे। जी ठीक है प्रीति, आप बनी रहिए और जैसे कोई अपडेट होगा मैं आपका रुख करूंगी। और चलिए हम अपने दर्शकों को अब ये बताते हैं कि ये डेड ड्रॉप ईमेल आखिर काम कैसे करता है और आतंकियों ने अपने मंसूबों के लिए इसका इस्तेमाल क्यों किया। दरअसल डेड ड्रॉप ईमेल एक ऐसा तरीका है जिसमें दो लोग सीधे एक दूसरे को ईमेल या मैसेज नहीं भेजते हैं, वो एक ही ईमेल अकाउंट पर एक ड्राफ्ट ईमेल का इस्तेमाल करते हैं और एक व्यक्ति ईमेल बॉक्स में जाता है, इनबॉक्स जिसको कहते हैं, और अपना मैसेज लिख देता है और उसे सेव करके ड्राफ्ट में सेव कर देता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी ड्राफ्ट में जाकर उस मैसेज को पढ़ लेता है और फिर उसे डिलीट कर देता है। इसके बाद अपना जवाब लिखकर फिर ड्राफ्ट में सेव कर देता है। मैसेज के लिए आगे बार बार यही प्रक्रिया चलती रहती है और इस तरह कोई ईमेल या मैसेज नहीं भेजा जाता है और सामने वाले तक उसका मैसेज भी पहुंच जाता है। और इसीलिए सामान्य निगरानी से इस ईमेल को कोड करना, डिकोड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जांच एजेंसियों को अब शक है कि आतंकवादियों ने दिल्ली ब्लास्ट के लिए डेड ड्रॉप ईमेल का ही इस्तेमाल किया था। अगली खबर बता दें और बड़ी खबर इस समय की, अहमदाबाद के साबरमती जेल से ये बड़ी खबर। अरेस्ट आतंकी अहमद की जेल में पिटाई हुई है। कैदियों ने डॉक्टर अहमद की जेल में पिटाई कर दी है। डॉक्टर टेरर मॉड्यूल में जेल में बंद था और अहमदाबाद के साबरमती जेल से ये बड़ी खबर इस समय की बता रहे हैं। और अगर साबरमती जेल की सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, सुरक्षा इंतजामों की बात की जाए, तो ये एक बड़ा गंभीर सवाल खड़ा होता है कि किसी आरोपी के ऊपर इस तरीके से हमला जेल के अंदर हो जाता है।
मैडम सर्जन उर्फ डॉक्टर शाहीन ने अपने ऑपरेशन का नाम मिशन काफिर रखा था और इसी मिशन के जरिए उसके निशाने पर थी वो महिलाएं जिन्हें मानव बम बनाया जा सके। लेकिन योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में शाहीन का ये ऑपरेशन फेल हो गया और मैडम सर्जन से सैकड़ों महिलाओं को बचा लिया गया। तो किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन चला? शाहीन, जिसका कनेक्शन लखनऊ से निकला, उसका भाई परवेज भी यूपी से अरेस्ट हुआ। ऐसे में यूपी प्रशासन और एजेंसियां अब एक्टिव मोड में हैं। आतंकी शाहीन अपने ऑपरेशन काफिर को अंजाम देने के लिए महिला ब्रिगेड तैयार कर रही थी और इस शाहीन मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। शाहीन के व्हाट्सएप मैसेजेस से जांच एजेंसियों को ये पता चला है कि शाहीन मानव बम बनाने की तैयारी कर रही थी। उसके निशाने पर मुस्लिम लड़कियां और मुस्लिम महिलाएं थीं। ये सारा खुलासा जांच एजेंसियों को मिली व्हाट्सएप चैट के जरिए हुआ है। सूत्रों के मुताबिक मुस्लिम लड़कियों की खोज का पूरा जिम्मा शाहीन ने खुद उठा रखा था। शाहीन के संपर्क में वो कौन मुस्लिम युवतियां और मुस्लिम महिलाएं थीं जो मानव बम बनने के लिए तैयार हो गई थीं। ऐसे में कहा जा सकता है कि लगातार शाहीन मामले को लेकर जांच एजेंसियां बड़े-बड़े खुलासे कर रही हैं। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हर प्यादे को जांच एजेंसियां खोजने में लगी है और एनआईए की एंट्री के बाद एक्शन तेज हो गया है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर मैडम सर्जन अपनी ब्रिगेड बनाने के लिए किन्हें टारगेट कर रही थी। शाहीन के निशाने पर थी वो मुसलमान महिलाएं जो या तो तलाकशुदा थीं या फिर अपने पति और बच्चों से दूर रहती थीं। ऐसी महिलाओं को मदद के नाम पर आसानी से बरगलाया जा सकता था। वहीं 14 से 18 साल की मुसलमान लड़कियां भी शाहीन का पहला टारगेट होती थी क्योंकि उनका ब्रेन वॉश आसानी से किया जा सकता था। आतंकी शाहीन शाहिद ने अपने मिशन का नाम भी रखा था और साथ ही अलग अलग कोडवर्ड बना रखे थे ताकि वो किसी की नजरों में ना आए। चैट में मिली जानकारी के मुताबिक इस ऑपरेशन का नाम शाहीन ने मिशन काफिर रखा था। मानव बम का नाम मुजाहिद जंगजू रखा था और शाहीन ने ही मानव बम बनाने के लिए विस्फोटक मंगवाया था। देश के खिलाफ रची गई सबसे बड़ी साजिश को एक्सपोज करने के लिए एंटी टेरर यूनिट्स दिन रात काम कर रही हैं। शहर शहर जुड़ रहे साजिश के हर किरदार पर अब शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे में सबसे अहम 150 से ज्यादा वो मोबाइल फोन है जो दिल्ली ब्लास्ट के समय लाल किले के आसपास एक्टिव थे और उनमें भी वो 68 मोबाइल नंबर हैं जिनमें तुर्की और पाकिस्तान से कांटेक्ट हुआ। अब इन्हीं नंबरों के इर्द गिर्द इस पूरे ब्लास्ट की जांच की सुई घूम रही है और एजेंसियां इन्हीं मोबाइल की सीडीआर और मैसेज की ट्रांसक्रिप्ट एनालाइज करने में जुटी है। आईपी एड्रेस से संदिग्ध आतंकियों का पता लगाया जा रहा है। इस सिलसिले में 20 से ज्यादा टेक्निकल सर्विलांस एक्सपर्ट जुटे ताकि ये पता चल सके कि इनका हैंडलर कहां से इन्हें ऑपरेट कर रहा था, क्योंकि सुनहरी बाग पार्किंग और बम धमाके वाली जगह पर 68 संदिग्ध मोबाइल नंबर एक्टिव थे। पाकिस्तान और तुर्की से आने वाली कॉल, इंटरनेट रूटिंग और विदेशी सर्वर से जुड़ रहे इन नंबरों की निगरानी जारी है। एजेंसियां ये भी पता लगा रही है कि कौन कौन से फोन विस्फोट से कुछ मिनट पहले किस विदेशी आईपी से लिंक हुए। अभी तक 2 ऐसे फोन मिले हैं जिनमें मिनट टू मिनट लोकेशन शिफ्ट हुई। ऐसे में ये अंदेशा जताया जा रहा है कि फोन को स्पूफ यानी दूसरे नेटवर्क पर डाला गया था। लाल किले के सामने दिल्ली ब्लास्ट केस की तह तक पहुंचने के लिए एजेंसियों ने मोबाइल टावर से डंप डेटा उठाया है, जिससे पता चला है कि संदिग्ध नंबरों पर धमाके से ठीक पहले भारतीय नेटवर्क पर असामान्य डेटा स्पाइक्स दर्ज कराया गया था। ये जानकारी फोन मैपिंग के जरिए मिली है। ब्लास्ट के दौरान उसके 30 मीटर के दायरे में 187 फोन नंबर सक्रिय पाए गए, जिनमें 68 नंबर संदिग्ध हैं और इनमें से कई नंबर एक ही विदेशी सर्वर से जुड़े हुए हैं, जिसने पाकिस्तान और तुर्की ये दोनों देशों के आईपी क्लस्टर के बीच लगातार स्विच ओवर दिखाया है। जांच एजेंसियां अब आशंका जता रही हैं कि इन सब के लिए अलग अलग प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल किया गया होगा। डॉक्टर के प्रोफेशन से आतंक के रास्ते पर आए लोगों ने देश के खिलाफ बहुत ही खतरनाक साजिश रची थी। दिल्ली ब्लास्ट मामले में सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आदिल की डायरी से उसके खतरनाक मंसूबों का खुलासा हुआ है। आदिल कश्मीरी छात्रों का ब्रेन वॉश कर स्लीपर सेल तैयार कर रहा था। साथ ही कश्मीर की लड़कियों को हनी ट्रैप में फंसाकर उन्हें आतंकी बनाने का भी प्लान इसी का था। और जैसे जैसे दिल्ली ब्लास्ट की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे विस्फोटक खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियों को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार आतंकी आदिल की डायरी से जो इनपुट मिले हैं, उसके मुताबिक 25 लोगों के मोबाइल नंबर मिले हैं। ज्यादातर नंबर कश्मीरी छात्रों के हैं जो सहारनपुर के आसपास पढ़ रहे हैं। कुछ कोड वर्ड्स और लोकेशंस भी दर्ज हैं। मदरसों और मेडिकल से जुड़ी जानकारी है। कश्मीरी लड़कियों को फंसाने का प्लान है। हनी ट्रैप में फंसाकर आतंकी गतिविधियों में लाना था। इस डायरी में 25 से ज्यादा मोबाइल नंबर
मौजूद है। इसके साथ साथ ये भी बात मालूम चली है कि डॉक्टर आदिल तमाम कश्मीरी छात्राओं का ब्रेन वॉश करने की तैयारी कर रहा था। मतलब साफ है कि आतंकी आदिल के निशाने पर कश्मीरी छात्र और छात्राएं थी। इनको ब्रेन वॉश कर स्लीपर सेल तैयार करने की योजना पर ये काम कर रहा था। अब जांच एजेंसियां डायरी के एक एक पन्ने को खंगाल रही है। इसमें उसे योगी फोर्स का भी पूरा सहयोग मिल रहा है, क्योंकि योगी उत्तर प्रदेश में देश के खिलाफ साजिश रचने वालों को छोड़ेंगे नहीं। और दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टर का अयोध्या कनेक्शन सामने आया है। जांच में जो जानकारी मिल रही है वो ये कि आतंकी परवेज ने लखनऊ के एरा मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने के बाद 2010 में अयोध्या के एक अस्पताल से इंटर्नशिप की थी। यही वजह है कि एनआईए की टीम कभी भी अयोध्या जा सकती है, क्योंकि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का कनेक्शन अयोध्या से सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक हाल में खुलासा हुआ था कि दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी देश में धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की फिराक में थे, जिसमें अयोध्या का राम मंदिर भी शामिल था। अब आतंक के डॉक्टर गैंग का कनेक्शन अयोध्या से भी सामने आया है, क्योंकि दिल्ली धमाके में शामिल आतंकी परवेज ने लखनऊ से एमबीबीएस की पढ़ाई करने के बाद 2010 में अयोध्या में एक अस्पताल में इंटर्नशिप शुरू की थी। अयोध्या को लेकर कौन कौन से यहाँ पर सेंसिटिव क्षेत्र हैं, अयोध्या के रास्तों से लेकर सभी चीज की जो जानकारी है वो डॉक्टर परवेज को थी। इसी आधार पर माना जा रहा है कि उसके अयोध्या कनेक्शन की जांच जरूरी है, क्योंकि हाल में खुलासा हुआ था कि आतंकी बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए अयोध्या मंदिर को निशाना बनाना चाहते थे। दिल्ली ब्लास्ट से जांच के घेरे में आई अल-फलाह यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े 25 ट्रस्टीज के ठिकानों पर अब ईडी की छापेमारी चल रही है। 5 राज्यों के 25 ठिकानों से ईडी को कई दस्तावेज भी हाथ लगे हैं। दरअसल दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए की जांच के साथ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के लिए एक केस दर्ज किया था। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कामकाज में कई गंभीर गड़बड़ियों की बात भी सामने आई है और इसी की जांच में अब ये एजेंसियां जुटी हुई हैं। और मंगलवार की सुबह दिल्ली के साथ फरीदाबाद में भी कई स्थानों पर ईडी ने रेड की, लोगों से पूछताछ की, दस्तावेजों को खंगाला। फरीदाबाद में जवाद अहमद सिद्दीकी के भाई के घर पर, दिल्ली के शाहीन बाग और ओखला में इसके दफ्तरों में कागजात को खंगाला। इस तरह दिल्ली, हरियाणा समेत 5 राज्यों के 25 ठिकानों पर ईडी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ठिकानों पर दबिश दी। टीम ने एक एक कागजात की पड़ताल की, सैकड़ों लोगों से पूछताछ की। ईडी की ये कार्रवाई अल-फलाह समूह से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं, शेल कंपनियों के इस्तेमाल, फर्जी लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का हिस्सा है। सूत्रों के अनुसार अल-फलाह ट्रस्ट और उससे संबंधित कई स्थानों की भूमिका खंगाली जा रही है। समूह में आर्थिक मामलों की जिम्मेदारी संभालने वाले लोगों तक भी जांच एजेंसियां पहुंच चुकी हैं। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने ग्रुप से जुड़ी 9 संदिग्ध शेल कंपनियों की गतिविधियों को जाँच के दायरे में लिया है। ये सभी एक ही पते पर रजिस्टर्ड पाई गयी। दिल्ली में अब धमाके के बाद यूनिवर्सिटी चर्चा में आई। अब एक एक कर इसके कारनामों की पोल खुल रही है। दिल्ली ब्लास्ट में व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल सामने आने के बाद अस्पतालों की भी जांच अब तेज कर दी गई है। जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स के लॉकर्स की तलाशी ली जा रही है और इसके लिए बाकायदा आदेश भी जारी किया गया है। दरअसल अनंतनाग जीएमसी में आतंकी आदिल के लॉकर से AK-47 मिली थी, जिसने आतंकी उमर नबी, शाहीन सईद और मुजम्मिल के साथ मिलकर दिल्ली ब्लास्ट धमाके की साजिश रची थी। दिल्ली धमाका मामले का पहला सूत्रधार आदिल अहमद था। दिल्ली ब्लास्ट में डॉक्टरों के शामिल होने के बाद घाटी के अस्पताल रडार पर हैं। यही वजह है कि जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तलाशी अभियान चलाकर डॉक्टर के लॉकर्स की जांच की गई, जिससे ये पता चल सके कि लॉकर्स किसके पास हैं। लॉकर्स उन्हीं के पास हैं जिन्हें अलॉट किए गए हैं। जिनके पास लॉकर्स हैं वो अस्पताल से जुड़े हैं या नहीं। डॉक्टर को जो लॉकर्स अलॉट हुए उनमें क्या क्या है। जीएमसी अनंतनाग में एक डॉक्टर के जो वहां पर लाकर था उससे एक AK-47 बरामद की गई थी, जिसके बाद जम्मू में भी जो जीएमसी प्रशासन है उसकी तरफ से बड़ी जो है इस वक्त कार्रवाई की जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि डॉक्टर से लॉकर्स की चाबियां ले ली गई हैं। सभी लॉकरों की जांच होने के बाद नए सिरे से डॉक्टरों को लाकर सौंपे जाएंगे। कश्मीर में जैश दुख्तराने मिल्लत की महिला भर्ती की साजिश के लिए जांच के लिए CIA ने छापेमारी की है। बड़ी खबर, ये छापेमारी श्रीनगर, अनंतनाग और कुलगाम समेत घाटी में कई स्थानों पर हुई है। CIA के एक अधिकारी ने जानकारी दी कि ये छापे एक नए दर्ज मामले से जुड़े हुए हैं। इसमें आतंकवाद को बढ़ावा देने, आतंकवादी हिंसा का महिमा मंडन करने और महिलाओं को आतंकवादी समूहों में भर्ती करने के लिए कट्टरपंथी बनाने का प्रयास करने के आरोप हैं। तो जैश दुख्तराने मिल्लत पर ये रेड हुई है। जम्मू कश्मीर काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की ब्रांच ने ये रेड की है।
दिल्ली ब्लास्ट धमाके के बाद जम्मू कश्मीर में कार्रवाई तेज कर दी गई है। सांबा बॉर्डर पर एसओजी ने व्हाइट कॉलर टेरर पर सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। इस दौरान सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाकर संदिग्ध इलाकों में मौजूद घरों के साथ साथ अस्पताल की बारीकी से जांच की, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट के आतंकियों के तार इन्हीं संदिग्ध इलाकों से जुड़े हुए थे और अब ये जांच बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, जिससे व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का पर्दाफाश हो सके, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में जिन आतंकियों को धर दबोचा उनका कनेक्शन पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं से था। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर के सांबा बॉर्डर पर एसओजी यानी एंटी टेरर यूनिट स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया है। संदिग्ध इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवानों ने गश्त की। तलाशी के दौरान घरों में मौजूद सामान की बारीकी से जांच की। जम्मू कश्मीर पुलिस का एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, उसके जवान जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ पर हर घर की तलाशी जो है वो यहाँ पर ले रहे हैं। यही नहीं, वहाँ मौजूद अस्पताल में भी सर्च ऑपरेशन चलाया, क्योंकि व्हाइट कॉलर मॉड्यूल में ज्यादातर डॉक्टर शामिल हैं। इसलिए एसओजी को शक है कि इनका अस्पतालों से कनेक्शन हो सकता है। पाकिस्तानी आतंकियों की तरफ से हो रही घुसपैठ या आतंकी गतिविधि को रोकने के लिए तलाशी अभियान चलाया गया। और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जांच को और तेज कर दिया गया है। हरियाणा पुलिस की टीम भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची है। 4 प्रदेशों की टीम इस विश्वविद्यालय में ईडी के साथ रेड कर रही है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एनआईए की टीम भी इस कैंपस में मौजूद है। हरियाणा पुलिस भी अब पहुंच गई है। वित्तीय घोटाले की भी जांच की जा रही है। टेरर फंडिंग के एंगल से भी ये जांच आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और हम आपको बता दें, इसमें सुरक्षा बलों को अभी तक की सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। लाल आतंक के सबसे कुख्यात चेहरा माने जाने वाले नक्सली को ढेर कर दिया गया है, जिसने पिछले 1 दशक में यानी लगभग 10 सालों में कई बड़े हमलों की साजिश रची। यह ऑपरेशन आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के ट्राई जंक्शन पॉइंट के पास चलाया गया, जिसमें 1 करोड़ के इनामी नक्सली कमांडर माडवी हिडमा को ढेर कर दिया गया, जो पिछले 1 दशक से सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द बना हुआ था। आज ग्रे हाउंड्स और राज्य पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में इस कुख्यात कमांडर का अंत हो गया है। सुरक्षा बलों को नक्सलियों के छिपे होने का इनपुट मिला था। सुरक्षा बलों ने जब इलाके को घेर लिया तो नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। घंटों तक मुठभेड़ चलती रही, जिसमें हिडमा और उसकी पत्नी समेत 6 नक्सलियों को मार गिराया। इसमें सबसे बड़ा नाम माडवी हिडमा का था। कुख्यात नक्सली हिडमा के मारे जाने पर छत्तीसगढ़ के सुकमा में जमकर आतिशबाजी हुई, लोगों ने जश्न मनाया। ताड़मेटला हमले का जिम्मेदार था, जिसमें 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। 2013 में झीरम घाटी में कई कांग्रेस नेताओं की हत्या की थी। 2015 में बुरकापाल में 24 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए। साल 2017 में सुकमा में 27 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए और 2021 में बीजापुर में 23 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए। हरियाणा के गुरुग्राम में पिरामिड सोसाइटी में बने मंदिर को अवैध बताकर बुलडोजर से आज गिरा दिया गया और कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। हालांकि भारी पुलिस बल की तैनाती के चलते माहौल नहीं बिगड़ पाया। दरअसल गुरुग्राम सेक्टर 85 की पिरामिड सोसाइटी में कुछ दिन पहले मंदिर का निर्माण किया था, लेकिन आज प्रशासन की टीम ने बुलडोजर की मदद से मंदिर को तोड़ दिया। नोटिस लगाना यहाँ पे कैसे नोटिस? कार्रवाई के दौरान लोगों ने मंदिर तोड़ने का विरोध किया और जमकर पुलिस प्रशासन से कहासुनी भी हुई। लोगों का आरोप है कि बिल्डर ने फ्लैट बेचते वक्त मंदिर 3 की जगह बताई थी, तो फिर एक्शन क्यों? इससे पहले भी मंदिर को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन उस वक्त मामले को शांत करा दिया गया था। लेकिन आज जब बुलडोजर पहुंचा तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हालांकि प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मंदिर का फिर से निर्माण कराया जाएगा और बिल्डर के खिलाफ भी एक्शन लेने की बात कही है। शिमला के संजौली में धार्मिक विवाद एक बार फिर भड़क उठा है। अब मामला आमरण अनशन तक पहुंच चुका है। देवभूमि संघर्ष समिति का आरोप है कि संजौली में अवैध निर्माण को सरकारी संरक्षण मिला हुआ है। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की बात कही है। इसी को लेकर अब तनाव बढ़ रहा है। संजौली थाना के बाहर आज माहौल गर्मा गया। देवभूमि संघर्ष समिति के कार्यकर्ता आमरण अनशन पर बैठ गए। ये अनशन उस एफआईआर के विरोध में है जो शुक्रवार को रास्ता रोकने के आरोप में दर्ज की गई थी। दरअसल 14 नवंबर को विवादित स्थल पर जुमे की नमाज को लेकर तनातनी हुई थी। समिति और स्थानीय महिलाओं ने नमाज पढ़ने पहुँचे मुस्लिम समुदाय के लोगों को रोक दिया। कहाँ भाई साहब? कहाँ भाई साहब? कोई नमाज नहीं है आज। इस तनातनी के बीच में पुलिस भी आ गई, लेकिन महिलाओं ने मस्जिद को अवैध बताते हुए विरोध जताया। एक ढांचा है, कहाँ कौन सा धार्मिक स्थल है, कहाँ फाइंडिंग है? हमारे पास ऑर्डर है कोर्ट का, वे ढांचा है। मस्जिद तो कहीं भी नहीं लिखा है।
बता दें कि पहले भी संजौली मस्जिद को लेकर काफी विवाद हुआ था। मामले में कोर्ट पहले ही फैसला दे चुका है और अवैध हिस्से को हटाने के आदेश जारी किए थे। बड़ी खबर फरीदाबाद से हमें मिल रही है। यहाँ अल फलाह यूनिवर्सिटी में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम पहुंची है। पहुंचते ही टीम यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट की फाइल्स को खंगालती दिखी। यहाँ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उस रजिस्टर को देख रही है जिसमें यहाँ आने जाने वाले हर शख्स की जानकारी दर्ज होती है। ईडी की टीम भी यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है। जिस भी तरीके की वित्तीय अनियमितताएं हैं उसकी जांच अब ईडी की टीम करेगी। स्पेशल टीम की लगभग 4 दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम बुला ली गई है और ये बाकायदा जांच कर रही है। ये स्पेशल टीम की जो एटीएस है और वो उसकी एक टीम मौजूद है और ये गाड़ियां हैं, ये लगभग 5 गाड़ियां इस समय एटीएस के अंदर जा चुकी है। तो कोई बड़ी कार्रवाई की ऐसा लग रहा है कि जो प्रोमोटर्स हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। देख सकते हैं कि ये अल फलाह यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे ईडी की टीम अंदर गई हुई है और ये स्पेशल टीम, स्पेशल टास्क फोर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है और ये यहाँ पर बुला ली गई है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। और ऐसा जो हमारे सूत्र हैं बता रहे हैं कि शायद कुछ गिरफ्तारियां भी हो सकती है, जैसा ग्रीन सिग्नल मिलता है जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उनके बाद से। तो सारी चीज़ें यहाँ पर सारे लोग जो है 5 जो स्पेशल टास्क फोर्स के कमांडोज हैं और ऑफिसर्स हैं वो लगातार यहाँ बैठे हैं और गार्ड से पूछ रहे हैं। देखिए एक पेज जो है यहाँ से पहले भी ले जाया गया है और आज अभी इस बीच में जो ऐसा इनपुट मिला है इंटेलिजेंस का कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हुई थी उसकी भी पूरी जानकारी ली जा रही है। फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम दिल्ली ब्लास्ट में सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह ने एएमयू की जांच की मांग की है और साथ ही अल्पसंख्यक संस्थानों की मान्यता खत्म करने की बात भी कही है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रघुराज सिंह ने ये भी कहा कि मस्जिद मदरसों से आतंकी बन रहे हैं और एएमयू आतंकवादियों का अड्डा बन चुकी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी बड़े बुरहान बानी जैसे लोग आतंकवादी पकड़े गए, इसलिए इस यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए और देश में कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होना चाहिए। जैसे बाकी सब लोग पढ़ते हैं वैसे ही ये लोग पढ़ें। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु रघुराज सिंह के बयान को समाज को बांटने वाला बता रहे हैं, जबकि हिंदू संगठनों ने मंत्री के बयान का समर्थन किया है। बयान गैर संवैधानिक है और मंत्री जी का मकसद सिर्फ समाज में विभाजन और नफरत का जहर घोलना है। ये इतने पढ़े लिखे इंसान के लिए इस तरह की छोटी सोच का बयान बिल्कुल शोभा नहीं देता है। कसाब के लिए, अफजल गुरु के लिए नमाज अदायगी की जाती है। यहाँ पर मन्नान वानी जैसे लोग यहाँ से आतंकवाद की पीएचडी करके यहाँ से जाते हैं और हमारी सेना के हाथों से वहाँ मारे जाते हैं। एएमयू 100% 100% आतंकवाद की नर्सरी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम दिल्ली धमाके में सामने आने के बाद अल्पसंख्यक संस्थानों में सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में संदिग्ध संस्थान सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जारी है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज फॉर्म भरा है, लेकिन जिस तरह बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में शुद्धिकरण किया जा रहा है उसके विरोध में अब समाजवादी पार्टी खड़ी हो गई है और आरोप लगा रही है कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर नए नए हथकंडे अपना रहे हैं और बिहार में जो एसआईआर हुई उसके घोटालों को भी उजागर करने की बात समाजवादी पार्टी कर रही है। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत को विपक्ष एसआईआर के तहत सूची में गड़बड़ी बता रहा है और उसी को सामने रखकर यूपी में इसका विरोध हो रहा है। अखिलेश ब्रिगेड शुरू से ही इसके खिलाफ आवाज बुलंद करके रखी हुई है। विरोध के बीच एसआईआर का काम भी हो रहा है और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज एसआईआर के तहत फॉर्म भरा है और इसे सशक्त लोकतंत्र की नींव बताया है। देखने को मिला है कि एसआईआर की रणनीति के तहत जिस समय ये लाया गया है, बिहार के चुनाव जीते गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा और इलेक्शन कमीशन द्वारा। मतदाता सूची के शुद्धिकरण का जो अभियान है वो लोकतंत्र की मजबूती के लिए पवित्र महायज्ञ है और इसमें जो बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं, जनता उनके राजनीतिक यात्रा में बाधा डाल रही है। हालांकि बिहार में एनडीए की जीत के बाद अखिलेश यादव ने लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में जो हुआ वो यूपी, बंगाल और तमिलनाडु में नहीं हो पाएगा। हालांकि एसआईआर प्रक्रिया नॉन स्टॉप जारी है, लेकिन यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बिसात अभी से बिछने लगी है। दिल्ली में हुए आतंकवादी हमले के बाद उत्तर प्रदेश भी अब अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। जांच एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद लखनऊ की मेयर ने स्पेशल अभियान चलाया है और अभियान के तहत उन लोगों की पहचान करी जा रही है जो बिना पहचान पत्र के यहाँ रह रहे हैं, यानी एसआईआर। और दूसरी तरफ मेयर के अभियान से अब बांग्लादेशियों में हड़कंप है।
जो मेयर है वो बड़ी कार्रवाई कर रही है, क्योंकि ये इनपुट मिला था सुरक्षा एजेंसियों से कि कुछ जो बांग्लादेशी हैं और बिना पहचान के जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं, और इसी के चलते जो मेयर है वो आज ग्राउंड पे निकली है। इसी के बाद लखनऊ की मेयर ने मिशन चेकिंग शुरू कर दिया है। शुरुआत में आउटसोर्सिंग के जरिए रखे गए सफाई कर्मचारियों की जांच से की। मेयर ने अवैध बांग्लादेश और रोहिंग्या होने की आशंका जताई है। जो भी कर्मचारी हैं उनके कागज मजबूत होने चाहिए। अगर वो आसाम के हैं तो एनआरसी भी दीजिए आप, ताकि ये पता चले कि आप आसाम प्रदेश के हैं। मेयर साहब ने अधिकारियों को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है और साफ शब्दों में कहा है कि हर कर्मचारी की चेकिंग करके रिपोर्ट उनकी टेबल पर होनी चाहिए। रामनगरी अयोध्या इन दिनों उल्लास और भव्यता से सराबोर है। 25 नवंबर को राम विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराया जाएगा और इसकी तैयारियों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद जायजा लिया। समारोह की तैयारियों को सीएम योगी ने खुद देखा। यहां पहुंचने के बाद सीएम योगी ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया, फिर राम मंदिर पहुंचे, यहां रामलला का आशीर्वाद लिया। इसके बाद सीएम योगी ने ध्वजारोहण समारोह को लेकर करीब 2 घंटे राम जन्मभूमि परिसर का जायजा लिया। अधिकारियों के साथ बैठक की, राम मंदिर के शिखर पर ध्वज का ट्रायल भी देखा। अयोध्या में धर्म ध्वज फहराने का शुभ मुहूर्त 11:58 से दोपहर 1 बजे के बीच तय है। इसी अवधि में प्रधानमंत्री राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज पताका फहराएंगे। ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे और राम मंदिर निर्माण की पूर्णता का औपचारिक ऐलान भी करेंगे। गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर अपराधियों को लाउड एंड क्लियर चेतावनी दी है कि अपराध करोगे तो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इधर वार्निंग दी और उधर उत्तर प्रदेश पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन की तस्वीरें भी मिलने लगी। अगर अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। सीएम योगी की इस वार्निंग का असर है कि कई अपराधी या तो अपराध छोड़ चुके हैं या फिर यूपी, और जिसने ना तो यूपी छोड़ा और ना अपराध, उसके लिए ऑपरेशन लंगड़ा फुल स्पीड से चल रहा है। और ये उसी का एग्जाम्पल है। आगरा टू आजमगढ़ हो, गाजियाबाद टू बिजनौर हो, हर जगह अपराधी लंगड़ा कर चलने पर मजबूर है। कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है और अपराधियों को यह दिखाने का प्रयास भी करता है कि अगर अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। आगरा में ट्रांसफार्मर चोरी के मामले में पुलिस की 5 आरोपियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आरोपी घायल हुआ, वहीं 4 भागने में कामयाब हो गए। आजमगढ़ में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत 2 शातिर बदमाश अरेस्ट किए गए हैं। दोनों पर चोरी, लूट, धोखाधड़ी समेत गैंगस्टर एक्ट के कई मामले दर्ज थे। सहारनपुर में गोकशी करने जा रहे 2 अपराधियों को मुठभेड़ में घायल कर दिया। हालांकि एक फरार हो गया, जबकि दूसरे घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक्शन बता रहा है कि अपराध करोगे तो कीमत चुकानी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो फर्जी जमानतदार बनते थे। पुलिस ने अभियान चलाकर ऐसे 16 आरोपियों को पकड़ा है जो बार बार फर्जी जमानतदार बनते रहते थे। चंदौली के ये वही आरोपी हैं जो फर्जी जमानत रैकेट चला रहे थे। आरोपी लूट, हत्या, गौ तस्करी जैसे मामलों में फर्जी जमानतदार बन जाते थे और जेल में बंद आरोपियों को बाहर निकलवाते थे। पुलिस जांच में जब ये बात सामने आई तो ऑपरेशन फर्जी जमानतदार चलाया गया और फिर गैंग से जुड़े आरोपी योगी फोर्स के रडार पर आ गए। 16 जमानतदारों को गिरफ्तार किया गया है जो बेसिकली पेशेवर हैं, जिनके द्वारा बार बार जमानतें या तो एक ही संपत्ति के विरुद्ध या फिर उनके द्वारा कोर्ट को गुमराह करते हुए वो जमानत अभियुक्त को जानते हैं। ये सारे चीजों के जो अभिलेख थे उनके द्वारा गलत प्रस्तुत किए गए कोर्ट में। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह के मामले सामने आए हों। इससे पहले भी कई आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। पुलिस का कहना है कि आगे भी ऐसे लोगों की पहचान कर उन पर एक्शन लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अपराधियों की खैर नहीं। आजमगढ़ में गैंगस्टर अबू तालिब की 31 लाख से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया, तो वहीं अपराधी इरशाद कुरैशी को जिला बदर किया गया। इस कार्रवाई के लिए गाजे बाजे के साथ पुलिस गैंगस्टर अबू तालिब के गांव पहुंची। यहां पुलिस ने अबू तालिब की 31 लाख से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया। साथ ही उसकी जमीन पर बोर्ड लगा दिया जिसमें साफ साफ लिखा है कि कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की गई है। अबू तालिब ने अवैध कमाई से जमीन, जायदाद और बेहिसाब संपत्ति अर्जित की है। जांच में जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं वैसे वैसे एक्शन हो रहा है। अब इस तस्वीर को देखिए, यहाँ भी आजमगढ़ पुलिस डुगडुगी लेकर पहुँच गए हैं। अधिकारी माइक पर बोल रहे हैं कि इरशाद कुरैशी को 4 महीनों के लिए जिला बदर किया जाता है। वो सिर्फ कोर्ट में सुनवाई के लिए आ सकता है, लेकिन उसके बाद फिर से जिला छोड़ना पड़ेगा। मुकदमे में सुनवाई के उपरांत तुरंत जनपद की सीमाओं को छोड़कर चला जाएगा।
अपराधियों के खिलाफ योगी फोर्स के डुगडुगी एक्शन से साफ है कि यहाँ कानून का राज कायम है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का अपराध करेगा तो उस पर ऐसा ही एक्शन होगा। आपने साइबर फ्रॉड सुना होगा, सेक्सटॉर्शन सुना होगा, डिजिटल अरेस्ट भी सुना होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में एक ऐसा स्कैम सामने आया है जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। जी हां, और इसका नाम है रोमांस स्कैम। इसमें जालसाज लड़कियां सोशल मीडिया पर दोस्ती करती हैं, प्यार मोहब्बत की मीठी मीठी बातें करती हैं, वीडियो कॉल पर ये बातचीत होती है और फिर इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी को अंजाम देती हैं। इतना ही नहीं, पिछले 1 साल में ये रोमांस स्कैम 300 करोड़ का हो चुका है। इतना ही नहीं, ये स्कैम लोगों की कमाई के साथ उनकी जिंदगी भी बर्बाद कर रहा है। किसी ने 28 लाख गंवाए हैं तो किसी ने करोड़ों। इसके लिए बकायदा पूरा नेटवर्क काम कर रहा है। पहले सोशल मीडिया पर अचानक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, फिर मीठी मीठी बातें और भरोसा जीत लेने वाला रिश्ता कायम किया जाता है। यही रोमांस स्कैम इन्वेस्टमेंट का पहला कदम है। इसके बाद धीरे धीरे भरोसे में लेकर इन्वेस्टमेंट और कमाई के सपने दिखाए जाते हैं और फिर इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों का चूना लगा देते हैं और इसका पैसा वापस मिलना लगभग नामुमकिन होता है। सिर्फ कॉल पे उसने मेरे से बातें करी और इन्वेस्टमेंट का उसने मुझसे बोला था। लालच क्या दिया, बस वही था कि प्यार भरी बातें करती थी और कहता था कि इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में आप इन्वेस्ट करिए। साइबर एक्सपर्ट भी इन मामलों की स्टडी कर रहे हैं और प्रलोभन देने वाली अप्सराओं से बचने की सलाह दे रहे हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट डबल हो रहा है या प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है, जैसे हमने एक दो केसेस में देखा कि मुंबई या उत्तराखंड या ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कराने की बात करती है महिलाएं, आप उसको जाकर फिजिकली समझें, उसको फिजिकली मिले लोगों से। थानों में ऐसे मामले सामने आने के बाद साइबर सेल एक्टिव हो गई है। कई मामलों में FIR दर्ज कर मास्टरमाइंड और पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने में जुटी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। खूबसूरत, स्टाइलिश और रानियों जैसी जिंदगी जीती एक महिला एक बड़ा ही खेल खेल रही थी। महिला अब तक 4 शादियां कर चुकी है और अकाउंट में इतने रुपए हैं कि सालों साल खर्च करने पर भी खत्म नहीं होंगे। इतने पैसों और महिला की 4 शादियों का क्या है कनेक्शन, हमारी रिपोर्ट देखिए। इस मोहतरमा का नाम है दिव्यांशी चौधरी। दिखने में ग्लैमरस, जो अपने जाल में 1-2 नहीं बल्कि 12 से ज्यादा शिकार फंसा चुकी है। कभी कैमरे पर कपड़ा डालकर कैमरे से बचती दिखी तो कभी मारकर से ढकने की कोशिश करती है, लेकिन इसकी असलियत अब सामने आ चुकी है। इस खेल का भंडाफोड़ तब हुआ जब चौथी शादी के बाद पति ने उसके फोन में ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखी, जिसमें 10 से ज्यादा खातों में करोड़ों का ट्रांजैक्शन मिला। जो महिला जिसकी गिरफ्तारी हुई है वो शाकिर है और 4 पहले लोगों से शादी की थी और ब्लैकमेल करके सबसे कॉम्प्रोमाइज किया। दिव्यांशी ने शादी 4 की, लेकिन प्यार में 12 लोगों को फंसाया। वो पहले किसी व्यक्ति को अपने जाल में फंसाकर शादी करती, फिर कुछ महीनों बाद पति पर गंभीर आरोप लगाना और समझौते के नाम पर लाखों करोड़ों की रकम वसूल लेती। जांच में उसके बैंक अकाउंट से 8 करोड़ रुपए मिले हैं। फिलहाल लुटेरी दुल्हन से पूछताछ जारी है, क्योंकि पुलिस को शक है कि उसके पीछे कोई गैंग तो काम नहीं कर रहा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक युवक को शादी के 18 दिन बाद एक बड़ा धोखा मिला, क्योंकि दुल्हन सोने चांदी के गहने और 60,000 रुपए लेकर फरार हो गई। अब दूल्हे ने पुलिस से इसकी शिकायत की है, जिसकी जांच जारी है। 26 अक्टूबर को गौरव की कोलकाता की पूजा से शादी हुई। देखिए उस दिन कितनी खुशी से शादी की रस्में निभाई जा रही हैं। घर वाले दुल्हन को नेक दे रहे हैं, फोटो खींचवा रहे हैं, पूरे परिवार में जश्न का माहौल है। लेकिन ठीक 18 दिन बाद दुल्हन अब ससुराल से कैश और गहने लेकर फरार हो गई। उसका कहीं अता पता नहीं चल पा रहा है। दरअसल गौरव की शादी नहीं हो रही थी। बिचौलिया के माध्यम से 60,000 रुपए देकर ये शादी हुई थी। शादी के समय बिचौलिया ने बताया कि लड़की कोलकाता की रहने वाली है, लेकिन अब उसके किसी सगे संबंधी का नंबर नहीं लग रहा है। बिचौलिया भी कोई मदद नहीं कर पा रहा है। शादी के नाम पर गौरव के साथ बड़ा धोखा हुआ है। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में निकाह से पहले ही दुल्हन ने शादी तोड़ दी और शादी के जोड़े में सजा दूल्हा बिना दुल्हनी लिए बारात वापस लेकर चला गया। ऐसा इसलिए क्योंकि निकाह के दौरान दूल्हे की पुरानी प्रेमिका पहुंच गई और इसने यहां हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया। ये सारा वाकया निकाह से पहले हुआ। जब दूल्हा निकाह के लिए बैठा हुआ था तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड पहुंच गई, जिसने रंग में भंग डाल दिया। पूरा माहौल ही बिगड़ गया। दूल्हे की पुरानी प्रेमिका ने बारातियों के सामने जमकर ड्रामा किया। यही नहीं, उसने दावा किया कि वो दूल्हे के साथ 8 साल से रिलेशनशिप में है और वो झूठ बोलकर शादी करने चला आया। कभी आंसू पोंछती तो कभी निकाह के लिए बैठे दूल्हे को बार बार कोसती। काफी देर तक एक्स गर्लफ्रेंड का हाई वोल्टेज ड्रामा जारी रहा। हालात ये हो गए कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। एक्स गर्लफ्रेंड के ड्रामे की वजह से दुल्हन ने शादी तोड़ दी। शादी के जोड़े में सजा दूल्हा बिना दुल्हन ही बारात वापस लेकर चला गया।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने से भी बाज नहीं आते, लेकिन पुलिस ने भी अपराधियों को सबक सिखाने में गुरेज नहीं किया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर सीसीटीवी की जांच की और दोनों आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से लूटा गया सामान और बाइक जब्त कर ली। कार्रवाई यही नहीं रुकी, बल्कि पुलिस ने दोनों चेन स्नैचरों को सड़क पर जुलूस निकाला, आरोपियों को भरे बाजार से निकाला। जबलपुर में पुलिस की इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि कानून के सामने कोई अपराधी नहीं टिकेगा। दरअसल इन बदमाशों ने गली से जा रही 2 महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया था। वीडियो में देखिए, पीछे से एक बाइक पर सवार 2 चेन स्नैचर आते हैं और पलक झपकते ही महिला की चेन पर झपट्टा मारते हैं और फरार हो जाते हैं। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी में आज उस समय हड़कंप मच गया जब चलती कार में आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से इस कार में आग लगी थी। बस गनीमत ये रही कि वक्त रहते कार सवार इस गाड़ी से बाहर निकल गया, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। क्योंकि देखते ही देखते पूरी कार को आग ने अपनी चपेट में ले लिया था। कार में आग लगने से सड़क के दोनों तरफ लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे लंबा जाम लग गया। बताया गया कि कार में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जो इतनी विकराल हो गई कि आग के साथ धुएं का गुबार उठने लगा। आग को देख कोई भी उसे बुझाने के लिए आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि तब तक कार आग का गोला बन चुकी थी। जानकारी के मुताबिक कार में आग उस वक्त लगी जब उसमें 2 लोग सवार थे, जिन्होंने हिम्मत दिखाकर कार से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड पहुंच गई, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। अगर आप भी गोलगप्पे के शौकीन हैं तो फिर मध्य प्रदेश के ग्वालियर की ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। ये खबर आपको चौंकाएगी, जहां ग्राहक ने जब पानी पूरी खाई तो अगले ही पल उसके मुंह का स्वाद डर में बदल गया। ये मामला फूड विभाग तक अब पहुंच गया है। और क्या है ये मामला, देखिए जरा। तस्वीरों में नजर आ रही इस दुकान को देखिए। एक ग्राहक गोलगप्पे खा रहा था, अचानक उसे स्वाद में गड़बड़ी महसूस हुई। जैसे ही उसने मसाला पानी को देखा तो उसमें कीड़े तैरते हुए नजर आए। उसने आसपास रखे अन्य सामानों को देखा तो वहाँ भी छोटे छोटे कीड़े दिखाई दिए। ग्राहक ने पानी को फिर से एक बाउल में लेकर चेक किया तो मसाला पानी में मरे हुए कीड़े तैरते दिखे। उसने जितनी बार चम्मच से कटोरी में पानी डाला उतनी ही बार कीड़े नजर आए। ग्राहक ने वीडियो बनाकर फूड विभाग को भेज दिया। सूचना के बाद टीम मौके पर पहुंची और पानीपुरी के सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजे। साथ ही दुकान संचालक को साफ सफाई और फूड सेफ्टी नियमों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी। तो बात पते की ये है कि स्ट्रीट फूड खाने से पहले चेक जरूर कर लें। अब आपको सावधान करने वाली एक खबर हम दिखाना चाहते हैं। अगर बाजार से खरीदकर आप दूध, पनीर और घी खाते हैं तो फिर आपके लिए है ये खबर, क्योंकि हरियाणा के कैथल में मिल्क प्रोडक्ट बनाने वाली एक फैक्ट्री के सारे उत्पाद में मिलावट की पुष्टि हुई है, जिसके बाद एक एक कर सभी मिलावटी उत्पादों को नष्ट किया गया। देखिए कैसे इस बड़े गड्ढे में पनीर के बड़े बड़े टुकड़े फेंके जा रहे हैं। 300 किलोग्राम पनीर, 10,000 लीटर नकली दूध और 600 किलोग्राम नकली घी को नष्ट किया गया। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को सूचना मिली थी कि सीवन में मिल्क प्रोडक्ट की फैक्ट्री में नकली सामान बन रहा है, जिसके बाद अब उसकी जांच की गई तो शिकायत सही पाई गई। इस फैक्ट्री में पाम रिफाइंड ऑयल, मिल्क पाउडर और केमिकल से दूध, पनीर और घी तैयार किया जाता था, फिर उसे बाजार में असली बताकर बेच देते थे। अगर बाजार से आप भी मिल्क प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसकी जाँच जरूर करें। यूं तो सरकारें दावा करती है कि शिक्षा के क्षेत्र में पहले से बेहतर काम हुए हैं, साक्षरता दर पहले से कहीं ज्यादा हो गई है, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की बात करें और छत्तीसगढ़ की एक प्राथमिक पाठशाला का वीडियो आपको दिखाएं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, शिक्षक और शिक्षा व्यवस्था दोनों की पोल खुल जाएगी। यकीन नहीं होता तो ये वीडियो देखिए और अंदाजा लगाइए शिक्षकों की योग्यता का कि कैसे बच्चों को एकदम उल्टा पढ़ाया जा रहा है। तो सुना आपने, ये 21वीं सदी के सबसे योग्य टीचर हैं जो बच्चों को इंग्लिश सिखा रहे हैं, लेकिन इनका ज्ञान सुनकर तो बड़े बड़े इंग्लिश के प्रोफेसर भी अपना माथा पीट लेंगे। और भी सुनिए। ये हैं
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले की एक प्राथमिक पाठशाला में पदस्थ शिक्षक प्रवीण टोप्पो, जो बच्चों को पढ़ा तो अंग्रेजी रहे हैं, लेकिन इन्हें नोज, ईयर और आई की स्पेलिंग भी सही से लिखनी नहीं आती। इंग्लिश वाले सर का वीडियो वायरल हुआ तो शिक्षा विभाग एक्शन में आया। शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन सवाल शिक्षा व्यवस्था पर है कि जब ऐसे शिक्षक पढ़ाएंगे तो कैसा भारत बनाएंगे। रूस के ओम्स्क में गैस पाइपलाइन में जोरदार विस्फोट हो गया। धमाका इतना भयंकर कि पूरा इलाका दहल गया। यही नहीं, यहां आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ साथ धुएं का गुबार भी दिखा। बताया जा रहा है कि पाइपलाइन के फटने की वजह से यहां धमाका भी हुआ, जिसकी वजह से वहां करीब 40 मीटर की ऊंचाई तक आग की लपटें उठने लगी। रूस के ओम्स्क से जो तस्वीरें सामने आई, उसे देखकर ऐसा लगा कि वहां कोई ज्वालामुखी फटा हो, लेकिन ये कोई ज्वालामुखी नहीं बल्कि गैस पाइपलाइन के फटने से धमाका हुआ। धमाका इतना ताकतवर था कि उसकी गूंज पूरे इलाके में सुनाई दी। देखते ही देखते गैस पाइपलाइन से उठती आग की लपटों ने पूरे इलाके को घेर लिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम पहुंच गई, जिसके बाद इलाके को खाली कराया गया। हालांकि गनीमत ये रही कि गैस पाइपलाइन के फटने से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जानकारी के मुताबिक गैस के रिसाव की वजह से पाइपलाइन में विस्फोट हुआ। कांगो के लुआलाबा में खनन मंत्री का प्लेन हादसे का शिकार हो गया। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक ये हादसा उस समय हुआ जब विमान खनन मंत्री के प्रतिनिधिमंडल को लेकर जा रहा था। बस गनीमत ये रही कि सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। लेकिन प्लेन में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से आग की लपटों के साथ धुएं का गुबार उठने लगा। इस घटना से अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में एयरपोर्ट प्रशासन पहुंच गया, जिसके बाद विमान में मौजूद लोगों को बाहर निकालने का काम तेज किया गया। सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन विमान जलकर राख हो गया। बताया गया कि ये हादसा उस वक्त हुआ जब विमान कांगो के खनन मंत्री के प्रतिनिधिमंडल को लेकर जा रहा था। तभी लैंडिंग के दौरान संतुलन बिगड़ा और विमान हादसे का शिकार हो गया। हालांकि वक्त रहते सभी को बाहर निकाल लिया गया। जानकारी के मुताबिक खनन मंत्री का प्रतिनिधिमंडल लुआलाबा में खदान ढहने का निरीक्षण करने जा रहा था। वियतनाम में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। कई इलाकों में हालात बेकाबू हैं और इसी बीच लापरवाही की एक तस्वीर सामने आई है जो ट्रक ड्राइवर को काफी भारी पड़ गई और ये देखकर आसपास मौजूद लोग भी डर गए। वियतनाम में बाढ़ का पानी उफान पर है, सड़कें दरिया बन चुकी हैं, लेकिन इसी खतरनाक माहौल के बीच एक कंटेनर ट्रक ड्राइवर ने ऐसा कदम उठा लिया जो उसकी जान पर भारी पड़ गया। यहाँ स्पिलवे पर लगे सेफ्टी बैरियर को ड्राइवर ने हटा दिया और भारी भरकम कंटेनर ट्रक को बाढ़ के बीच से निकालने की कोशिश में लेकर चल पड़ा। कुछ ही दूर आगे बढ़ा कि पानी की धार ने ट्रक को डगमगाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कंटेनर ट्रक बाढ़ के बीच तिनके की तरह बहने लगा और फिर पूरा का पूरा पानी में समा गया। तस्वीरों में बस ट्रक की छत का एक छोटा सा हिस्सा दिखाई दिया। आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन बाढ़ का विकराल रूप देखकर कोई भी पानी में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा सका। इसी दौरान ड्राइवर और ट्रक बाढ़ के पानी में बह गए, यानी मनमानी जान पर भारी पड़ गई। अगली खबर गुजरात से, जहां बीमार नवजात को अरवली से अहमदाबाद ला रही एक एम्बुलेंस में भीषण आग लग गई और इस भयावह हादसे में नवजात, डॉक्टर और नर्स जिंदा जल गए। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। यही कारण है, देखते ही देखते इस भीषण आग में 3 लोग जिंदा जल गए। प्रतिष्ठित अस्पताल की एम्बुलेंस से नवजात को अरवली से अहमदाबाद लाया जा रहा था। इस एम्बुलेंस में मरीज के रिश्तेदार, डॉक्टर और नर्स सवार थीं। तभी मोड़ासा में राणा सैयद के पास अचानक एम्बुलेंस में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि मरीज के साथ बैठे डॉक्टर और नर्स जिंदा जल गए। अगली सीट पर ड्राइवर के साथ बैठा रिश्तेदार बच गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से एम्बुलेंस में आग लगी। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन का सिलेंडर भी रखा होता है, जिसके कारण आग ने चंद सेकंड में ही विकराल रूप ले लिया। किसी को बचने का मौका भी नहीं मिला। नवजात की जान बचाने की कोशिश में डॉक्टर और नर्स की दर्दनाक मौत हो गई। अब इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पुलिस ने ट्रैफिक जागरूकता का एक ऐसा तरीका अपनाया कि लोग देखते ही रुक गए। सड़क पर पुलिस के साथ खुद यमराज दिखाई दिए और इसका हेलमेट नहीं, उसकी बाइक पर खुद यमराज बैठने लगे। सड़क हादसों के बढ़ते आंकड़ों के बीच ये मुहिम एक मजबूत संदेश दे रही है। जहां पुलिस के साथ चल रहा यमराज बना एक शख्स, मुहिम का मकसद साफ है कि बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों को उसी अंदाज में चेतावनी देना जो सीधे लोगों के दिल और दिमाग में उतर जाए। बाइक पर जैसे ही कोई युवक बिना हेलमेट दिखता, यमराज उसके पीछे बैठ जाते और कहते, हेलमेट नहीं लगाओगे तो हम पूरी रास्ता ले जाएंगे। यम है हम। लोग पहले हैरान होते, फिर मुस्कुराते हुए अपनी गलती समझते और हेलमेट पहनने की बात कहते। ललितपुर में चौराहों, बाजारों और मुख्य सड़कों पर यह मुहिम चलाई गई। हेलमेट क्यों नहीं लगा रहा भाई? जाना है इनके साथ, जाना है इनके साथ, बैठ जाए तुम्हारे पीछे।
दरअसल सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही है। आंकड़ों के अनुसार मोटरसाइकिल दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों का बड़ा कारण हेलमेट न पहनना है। यही कड़वी सच्चाई समझाने के लिए पुलिस ने एक क्रिएटिव तरीका अपनाया। पुलिस की ये मुहिम बता रही है कि नियम डराने के लिए नहीं, जिंदगी बचाने के लिए होते हैं।